हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा सिटीजनशिप। अभी तक हमने पढ़ा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है, प्रीएम्बल पढ़ लिया है एंड यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सिटीजनशिप, कि हमारे इंडियन स्टेट में जो लोग रहते हैं हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि ये इंडिया का सिटीज़न है कि नहीं है। इसके लिए हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप। ये टॉपिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट सेकंड में इंक्लूडेड है और पार्ट सेकंड में हमारे आते हैं आर्टिकल 5 to 11। ठीक है। अब हमारे इंडियन स्टेट में, किसी भी मॉडर्न स्टेट में, दो तरह के पीपल होते हैं। कैसे? फर्स्ट जो होते हैं वो सिटीजन्स होते हैं, सेकंड जो होते हैं वो एलियंस होते हैं। एलियंस जो है फर्दर बाइफर्केटेड हैं दो पार्ट्स में, फ्रेंडली एलियंस एंड एनिमी एलियंस। ठीक है। अब सिटीजन्स कौन से होते हैं? सिटीजन्स किसी भी स्टेट के फुल मेंबर्स होते हैं। ठीक है। अब इंडिया में अगर हम सिटीजन मानेंगे तो वो होगा फुल मेंबर्स ऑफ इंडियन स्टेट एंड ऑफ एलिजेंस टू इट। ठीक है। सिटीजन्स को सारे पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन एलियंस को नहीं होते। ठीक है। एलियंस के पास कोई सारे पॉलिटिकल और सिविल राइट्स नहीं होते। अब फ्रेंडली एलियन और एनिमी एलियन में क्या अंतर? फ्रेंडली एलियन वो जिस कंट्री के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं, और एनिमी एलियन वो जिसके साथ कोई वॉर चल रहा हो। मान लो अभी चाइना है, उसके साथ अभी कोई वॉर नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर वो वॉर हो जाता है तो उनके जो भी सिटीजन्स हैं वो हमारे लिए एनिमी एलियन हो जाएंगे। ठीक है। अब जो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये जो आर्टिकल हैं ये ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं। ठीक है। ये आर्टिकल्स बाकी एनिमी एलियंस या फ्रेंडली एलियन किसी और सिटीजन्स को या किसी और पर्सन को नहीं हुआ, ये ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स है। इसके अलावा बाकी जो भी आर्टिकल्स हैं वो एलियन जो सिटीजन्स हैं, एलियन जो दूसरे कंट्री के जो पर्सन्स हैं उनके लिए भी अवेलेबल हैं, लेकिन ये जो स्पेसिफिकली जो आर्टिकल्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं। ठीक। अब हमने देख लिया है कि ये आर्टिकल सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है। एलियंस में फ्रेंडली एलियंस वो होते हैं जो जिनको भाई इन आर्टिकल्स को छोड़ के, इनके अंडर जो राइट्स हैं उनको छोड़ के बाकी सारे ऑल राइट्स अवेलेबल होते हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन राइट्स होते हैं। एनिमी एलियन को भी राइट्स होते हैं जो ह्यूमन के लिए ज़रूरी होते हैं, वो राइट्स इनको भी मिलते हैं, लेकिन फ्रेंडली एलियन से कम राइट्स इनको होते हैं। जैसे कि इनके लिए प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन जो अंडर आर्टिकल 22 के अंडर जो है राइट, वो एनिमी एलियंस को नहीं मिलता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंडिया में किस टाइप की सिटीजनशिप, इंडिया में किस तरह से सिटीजनशिप को हम ले सकते हैं या किस तरह से हमारी सिटीजनशिप लूज़ हो सकती है। इन इंडिया बोथ नेचुरलाइज्ड सिटीजन प्लस बाय बर्थ सिट, इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए या प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए जो बाय बर्थ से पैदा हुआ है यहाँ सिटीजन, जो बाय बर्थ से सिटीजन बना है, या एक नेचुरलाइज सिटीजन है, दोनों ही सिटीजन प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए एलिजिबल है। यूएसए में क्या होता है, वहाँ प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए ओनली वो सिटीजन एलिजिबल है जो वहाँ पैदा हुआ है, ना कि किसी और तरीके से उसने वहाँ की सिटीजनशिप हासिल की। जैसे कि अपन में से अपन इंडिया में पैदा हुए हैं, लेकिन फिर हमें मन किया कि हम यूएसए जाके यूएसए की सिटीजनशिप लेंगे। अगर हम यूएसए जाके यूएसए की सिटीजनशिप ले लेते हैं तो हम बाकी चीज़ों के लिए एलिजिबल हैं और सारे चीज़ों के लिए एलिजिबल है, लेकिन हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, क्योंकि वहाँ का रूल है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन वही लड़ सकता है वो सिटीजन ही जो वहाँ पैदा हुआ है। ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में नेचुरलाइज्ड और बाय बर्थ दोनों सिटीजन प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए एलिजिबल है। हमने देखा कि सिटीजनशिप जो है वो पार्ट सेकंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है और आर्टिकल 5 to 11 है। इसी के अंडर हम पढ़ेंगे, जहाँ सिटीजनशिप की बात होती है उसी में हम पढ़ते हैं सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो सिर्फ इतना दिया हुआ है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन लागू हुआ था, मतलब 26 जनवरी 1915, ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस दिन जो कौन कौन भारत का नागरिक है, उस दिन इंडिया का कौन कौन सिटीजन है, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं दिया। उसके अलावा जो भी सिटीजनशिप से रिलेटेड पावर है वो सारी कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को दी है। अब सिटीजनशिप एक्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, लॉस ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप
एक्ट के अंदर ही हम पढ़ेंगे कि हम सिटीजनशिप हमारे इंडिया की सिटीजनशिप कैसे ली जा सकती है, किस किस तरीक़ों से ली जा सकती है और वो लूज़ कैसे होती है। ठीक है, इसी के अंदर हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो अभी कुछ 10-20 ईयर्स में आया है। ये मतलब जो हमारी कंट्री से दूर बाहर किसी देश में जिनका मतलब कोई भी फादर, ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का रिलेशन इंडिया से रहा है, उनको सिटीजनशिप किस हिसाब से मिलती है। ठीक है, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ये बताता है कि कौन कौन इंडिया का सिटीजन है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था एट द कमेंसमेंट ऑफ जनवरी 1950, उस वक्त इंडिया का सिटीजन कौन कौन सा है। उसके आगे कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं बताता, उसके आगे कॉन्स्टिट्यूशन सारी पावर पार्लियामेंट को दे देता है सिटीजनशिप से रिलेटेड। हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना बताया गया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन लागू हुआ था उस दिन इंडिया का सिटीजन कौन कौन है। उसके बाद सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं वो सारे पार्लियामेंट बनाता है, वो सारी पावर पार्लियामेंट के पास है। तो सिटीजनशिप को लेकर कोई भी लॉ है वो पार्लियामेंट बना सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि कौन कौन इंडिया का सिटीजन है। आर्टिकल 5 कहता है कि एनी पर्सन जिसका डोमिसाइल इंडिया में है, डोमिसाइल इन द सेंस कि वो उसका घर हो, वो वहाँ रहना चाहता हो या वो हमेशा के लिए वहीं सेटल होगा। जैसे कि अगर कोई दिल्ली में रहता है, दिल्ली में उसका घर है, तो वो उसका डोमिसाइल है। मान लो वो दिल्ली में रहता है, वो 1-2 साल के लिए बेंगलुरु चला गया किसी काम के लिए, तो वो उसका रेजिडेंस होगा, ना कि डोमिसाइल। तो आर्टिकल 5 कहता है कि इंडिया का सिटीजन कौन कौन है। वो पर्सन जिसका डोमिसाइल है इंडिया में, जो यहाँ बॉर्न हुआ है इंडिया में, आइदर ऑफ देयर हर पेरेंट्स, हर या हिज पेरेंट, या तो उसका डोमिसाइल। इन चारों कंडीशंस में कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है अंडर आर्टिकल 5 तो वो इंडिया का सिटीजन है। क्या, कौन कौन सी कंडीशन? पहली कंडीशन कि उसका डोमिसाइल इंडिया में है। सेकंड कंडीशन कि वो इंडिया में पैदा हुआ हो। थर्ड कंडीशन या उसके माता पिता में से कोई एक पैदा हुआ हो, या वो पिछले 5 सालों से इंडिया में रह रहा हो। तो मतलब 5 साल इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स 26 जनवरी 1945 से वो यहाँ रह रहा हो। ये 5 जो क्राइटेरिया ये फुलफिल करने होंगे इंडियन सिटीजन होने के लिए अंडर आर्टिकल 5। ठीक है, अब अंडर आर्टिकल 6, आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 क्या बताता है? पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया, मतलब पार्टीशन हुआ था हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम। ठीक है, तो आर्टिकल 6 बताता है कि कौन इंडिया का सिटीजन है। वो जो पर्सन पहले पाकिस्तान में था लेकिन पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया आ गया, वो इंडिया का सिटीजन हो सकता है इफ़ एनी 2 कंडीशंस आर फुलफिल्ड। वो इंडिया का सिटीजन तब हो सकता है जब वो ये 2 कंडीशन फुलफिल करे। 2 कंडीशन कौन सी? वो 2 कंडीशंस नीचे दी हुई है। कौन सी कंडीशन? पहली कंडीशन जैसे कि 19 जुलाई 1948, अगर वो इस डेट से पहले इंडिया में आया है, 19 जुलाई 1948 अगर वो इस डेट से पहले इंडिया में आया है, ही आइदर या तो वो इंडिया में पैदा हुआ हो, ठीक है, या उसके पेरेंट्स में से कोई पैदा हुआ हो, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई पैदा हो। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो इंडिया का सिटीजन है, या फिर वो इंडिया में रहना चाहता हो या सेटल होना चाहता हो। तो ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होंगी तो वो इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। लेकिन वो कब आया हो? 19 जुलाई 1948 से पहले आया हुआ हो। अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद में इंडिया में आया है, पाकिस्तान से बाद में माइग्रेट करके इंडिया में आया है, 19 जुलाई 1948 से अगर वो बाद में इंडिया में आया है, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन हो? या तो वो इंडिया में पैदा हुआ हो, या उसका कोई एक पेरेंट पैदा हुआ हो, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स पैदा हुए। एक कंडीशन ये। सेकंड कंडीशन ये, वो कंप्लीट सेटलमेंट, मतलब वो यहाँ रहना चाहता हो, उसकी इच्छा हो कि वो यहाँ सेटल हो, और वो या 6 महीने तक यहाँ रह रहा हो, वो वहाँ से माइग्रेट करके आ गया पाकिस्तान में। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन चाहिए कि वो माइग्रेट करके तो आया लेकिन वो 19 जुलाई 1948 के बाद में आया, तो उसके लिए कंडीशन चाहिए, या तो पैदा हुआ हो वो, या उसके किसी एक पेरेंट का जन्म इंडिया में हुआ हो,
या फिर उसके किसी एक ग्रैंड पेरेंट का जन्म इंडिया में हुआ और वो उसको यहाँ कंप्लीट सेटलमेंट, मतलब उसको यहाँ पूरा सेटलमेंट बसाने की इच्छा हो, इसीलिए उसको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। या वो यहाँ 6 महीने से रह रहा हो, या उसने यहाँ एप्लीकेशन सबमिट कर दी हो और वो एप्लीकेशन हो वो किसी ऑफिसर के द्वारा रजिस्टर कर ली गई। तो ये 5 कंडीशन जब फुलफ़िल हो जाएंगी तभी वो इंडिया का सिटीजन माने। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 6 क्या कहना चाहता है। आर्टिकल 6 कहना चाहता है कि जो पर्सन पाकिस्तान से इंडिया आया है, ठीक है, वो इंडिया का सिटीजन माना जाएगा, लेकिन उसके लिए 2 कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है? अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले आया है तो उसके लिए ये कंडीशंस हैं। अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद आया है इंडिया में तो उसके लिए ये कंडीशंस हैं। अब आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि ये डेट क्यों चुनी इस दिन के लिए कि भाई इससे पहले आया है उनके लिए ये कंडीशंस, इसके बाद में आया उनके लिए ये कंडीशन। क्योंकि 19 जुलाई 1948 को इंडिया और पाकिस्तान में माइग्रेट करने के लिए परमिट सिस्टम लागू हो गया था। परमिट सिस्टम उससे पहले तो फ्री फ्लो चल रहा था कि जो आ रहा था आओ, जो जा रहा था जाओ, लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद परमिट सिस्टम लागू हो गया था। परमिट सिस्टम मतलब अगर कोई इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट कर रहा है तो उसको परमिट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती थी। अगर कोई पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट कर रहा है तो उसको भी परमिट सिस्टम की ज़रूरत है। ये वही परमिट सिस्टम है। अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि क्या एक कागज़ पे मोहर नहीं लगेगी तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 में ये कहता है कि भाई कोई एक पर्सन है वो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट कर गया है, ठीक है, लेकिन वो फिर वापस पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट कर गया है। पहले वो इंडिया से पाकिस्तान चला गया, ठीक है, जो भी पर्सन था वो इंडिया से पाकिस्तान चला, लेकिन उसको वहाँ नहीं जमा, वो वहाँ से वापस पाकिस्तान से इंडिया आ गया। जैसे कि आपने वो मूवी देखी, कुछ एक मूवी है जिसमें कुछ पेंगुइन्स होते हैं, उनको लगता है कि अंटार्कटिका में पता नहीं क्या है, तो वो एक शिप में बैठ के अंटार्कटिका चले जाते हैं। तो वहाँ अंटार्कटिका में उन्हें कुछ नहीं मिलता, सब कुछ खाली खाली मिलता है, तो वो सोचते हैं कहाँ आ गए, इसलिए वो वापस। वही कंडीशन यही हुई। इंडिया से जो लोग थे वो पाकिस्तान गए सेटल होने के लिए, लेकिन उन्हें वहाँ सब सही नहीं लगा तो वो वापस पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट कर गए। आर्टिकल 6 में तो हमने पढ़ा कि कोई है जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके आया है, लेकिन आर्टिकल 7 में हम पढ़ेंगे कि कोई पर्सन है वो पहले इंडिया में था, वो इंडिया से पाकिस्तान गया, फिर वो पाकिस्तान से वापस इंडिया माइग्रेट करा आफ्टर 1 मार्च 1947, ठीक है। कोई है वो इंडिया से पाकिस्तान गया, वो सिटीजन नहीं माना जाएगा इंडिया का, लेकिन वो पाकिस्तान से फिर से माइग्रेट करके इंडिया में आ गया है तो बिकेम इंडियन सिटीजन, वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है इफ़ वो अगर ये 5 कंडीशन फुलफ़िल करे। कौन सी कंडीशन? या तो वो इंडिया में पैदा हुआ हो, या उसका कोई पेरेंट्स पैदा हुआ हो, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स पैदा हुए हैं, ठीक है, या वो यहाँ सेटलमेंट या बसने की इच्छा रखता हो, या वो 6 महीने से यहाँ रह रहा हो, या उसने एक एप्लीकेशन सबमिट कर दी हो, या किसी ऑफिसर ने उसकी एप्लीकेशन को रजिस्टर कर लिया हो, ठीक है। ये अब हमने समझ लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 किसके बारे में बात करता है? अब आर्टिकल 5 ने बात कर दी जो नॉर्मल पर्सन थे वो कौन सिटीज़न हो सकते हैं। आर्टिकल 6 ने बात कर दी कि जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आए हैं। आर्टिकल 7 ने बात कर दी जो इंडिया से पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से वापस इंडिया आ गए। अब आर्टिकल 8 बात करता है जो पाकिस्तान के अलावा बाकी दूसरे देशों में इंडिया के लोग जो रह रहे थे। तो कोई एक पर्सन, कौन सिटीज़न हो सकता है जो पाकिस्तान के अलावा कोई पर्सन है, वो भाई जैसे कनाडा में रह रहा है, ठीक है, वो इंडिया का सिटीज़न बन सकता है। कैसे? अगर उसके पेरेंट्स या तो वो इंडिया में पैदा हुआ हो, या उसके कोई एक पेरेंट पैदा हुआ, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ये अनडिवाइडेड इंडिया जो आज अलग अलग है। तो या जो बाहर जो रह रहा है कोई फॉरेन में, वो इंडिया का सिटीज़न तब माना जाएगा जब या तो वो इंडिया में पैदा हुआ हो, या उसका कोई एक पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुआ हो, या उसका ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हो, लेकिन वो आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं। तो दैट पर्सन बिकेम एन इंडियन सिटीजन इफ़ ही हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज द सिटीजन ऑफ द इंडिया बाय द डिप्लोमेटिक ऑफ द होस्ट कंट्री, ठीक है। मतलब वो अगर वहाँ रजिस्टर्ड हैं, जहाँ जैसे दूसरी कंट्रीज़ में हमारे डिप्लोमेट्स रहते तो उनके पास रजिस्टर्ड है कि ये इंडिया का सिटीजन है, उसके या तो वो पैदा हुआ या उसका कोई एक पेरेंट्स पैदा हो या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं, तो वो इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। पाकिस्तान को इसमें इंक्लूड नहीं है क्योंकि पाकिस्तान वाला तो हमने पहले ही कवर कर लिया, ठीक है।
तो हमने इन आर्टिकल्स में क्या पढ़ा, आर्टिकल 5 में हमने पढ़ा जो भी डोमिसाइल है इंडिया में वो इंडिया का सिटीज़न है। डोमिसाइल है या जो पैदा हुआ है या जिसका कोई भी एक पेरेंट्स पैदा हुआ है या जो 5 साल से कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट से पहले कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट के 5 साल पहले से इंडिया में रह रहा। आर्टिकल 6 बात करता है उन पर्सनस के बारे में जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके आए हैं, वो इंडिया के सिटीजन्स हैं, उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 7 बात करता है जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट कर गए, इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट कर गए लेकिन वापस पाकिस्तान से इंडिया आए, ठीक है, उनके सिटीजनशिप की बात है। आर्टिकल 8 बात करता है उन पर्सनस की जो रिसाइडिंग फॉरेन कंट्रीज एक्सेप्ट पाकिस्तान, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल हम पढ़ेंगे 9, 10 एंड 11। आर्टिकल 9 में हम पढ़ेंगे वॉलेंट्रीली अक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। हमारे इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है, ये चीज़ ध्यान में रखना, इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है, ना कि ड्यूअल सिटीजनशिप। इंडिया सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप को सपोर्ट करता है। तो अगर कोई पर्सन दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप अपने आप चली जाएगी, वो उससे आगे इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा। आर्टिकल 10 क्या बोलता है, एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। कोई पर्सन जो है वो इंडिया का सिटीजन है, लेकिन अगर कोई इंडियन पार्लियामेंट जो हमारा है वो अगर सिटीजनशिप एक्ट में कोई बदलाव करता है या सिटीजनशिप के लिए कोई भी नया एक्ट या लॉ लाता है तो उसके अकॉर्डिंग वो इंडिया का सिटीजन रहेगा आगे तक। आर्टिकल 11 क्या कहता है, आर्टिकल 11 में कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजनशिप के लिए सारी पावर पार्लियामेंट को दी है। तो आर्टिकल 11 के अंदर पार्लियामेंट हमें बताता है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर पार्लियामेंट हमें बताता है कि सिटीजनशिप, इंडिया की सिटीजनशिप कोई कैसे एक्वायर कर सकता है, कैसे वो सिटीजनशिप टर्मिनेट हो सकती है, ठीक है। अब तक हमने सिटीजनशिप से लेकर सारे आर्टिकल्स पढ़े, आर्टिकल 5 to 11 पढ़ा, आर्टिकल 9 पढ़ा, आर्टिकल 10 पढ़ा, आर्टिकल 11 पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कोई पर्सन जो है वो इंडिया की सिटीजनशिप कैसे तो एक्वायर कर सकता है, कैसे उसकी सिटीजनशिप टर्मिनेट हो सकती है। ओके, थैंक यू।